आदिकाल की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ। किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक होता है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे समय सीमा के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे आदिकाल नाम दिया गया और यही नाम विद्वानों ने सर्वमान्य किया। इस युग के साहित्य में साहित्य के विविध रूपों का संयोजन होता है। आदिकाल साहित्य का वह पहला काल है जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। जब भी कोई साहित्यकार साहित्य रचना करता है तो उसे इसके पीछे तत्कालीन समय की तमाम परिवेशगता घटनाएं एवं परिस्थितियां रहती हैं। साहित्य का वातावरण शून्य में निर्मित नहीं होता। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। इस तर्क के पीछे यही धारणा निश्चित है कि प्रत्येक युग का साहित्य उसके समाज, धर्म विचार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह सभी परिस्थितियां साहित्यिक रचना का आधार बनती हैं। आदिकालीन साहित्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। 7वीं-8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से प्रभावित किया। राजनीतिक दृष्टि से यह युग अराजकता और असंतुलन का युग है। सम्राट हर्षवर्धन ने सन 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में सफल हुए। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीन यात्री हेनसांग भारत आया था और उसने उस समय के भारत के धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का उल्लेख किया था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र न रहा सका और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। विभिन्न राज्यों के राजा सत्ता की लालसा में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। इन शासकों के युद्ध का अधिकांश कारण केवल शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाना ही होता था। आपसी कलह और बढ़ते हुए विघटन ने सामंतवादी प्रथा को बल दिया तथा पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण भी हावी होने लगे। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य विकसित हो रहा था। शासकों की आपसी लड़ाई, मुगलों के आक्रमण, एकता का अभाव और राज्यों का बिखराव ही मान अपमान के प्रश्न बने हुए थे। युद्ध ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया था। राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के साहित्य में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का विवरण महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में मिलता है। आदिकाल की राजनीतिक व्यवस्था में दो बातें प्रमुख थी: केंद्रीय सत्ता का हास्य और छोटे छोटे राज्यों का उदय। अराजकता और युद्ध प्रभावित असंतुलित समय में उपजे साहित्यकारों में एक साहित्यकार आध्यात्मिक जीवन की ओर जा रहा था तो दूसरा मरते मरते भी जीने का आनंद लेना चाहता था। तीसरी श्रेणी का साहित्यकार वो था तलवार के गीत गाकर पराक्रम का जीवन जीना चाहता था। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की विचित्र देन थी। दूसरा, आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक उथल-पुथल में सामाजिक व्यवस्था का विस्खलन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू राजाओं की आपसी कलह के कारण विदेशियों के भारत पर आक्रमण होने लगे। अनेक
विदेशी जातियां हिंदू समाज में घुल मिल गई। राजपूतों के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ता गया। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बनाकर राजपूतों को क्षत्रिय की संज्ञा दी। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला बढ़ता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्णों की प्रधानता के साथ साथ समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटकर भारतीय सामाजिक आदर्श खो बैठा। जाति पाति के बंधन कड़े होते गए। निर्धनता और निरंतर होने वाले युद्ध तथा महामारियों ने सामान्य जनता के जीवन को संकट में डाल दिया था। इस तरह की विभिन्न सामायिक परिस्थितियां आदिकालीन साहित्यकारों की साहित्यिक सामग्री बनती गई। राजा की सच्चाई सर्वोच्च होने के कारण आम जनता का कोई महत्व नहीं रह गया था। एक तरह से यह सामंतवादी व्यवस्था थी। नारी मात्र भोग का साधन रह गए। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, उसी तरह अब एक सुंदर नारी युद्ध का कारण बनती जा रही थी। नारी की स्थिति के साथ साथ राजा महाराजों की भोग विलासिता का भी इस युग के साहित्यकारों ने चित्रण किया। तीसरा, आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि। सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का सम्मान आदर था। यद्यपि हर्ष स्वयं बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तथा उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, परंतु उनमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता थी। उनके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेलजोल था, परंतु जिस तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल आया, उसी तरह धार्मिक स्थिति भी बदल गई। देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में अराजकता फैलती गई। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्मकांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगे। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय बने और विकृति होकर नए रूपों में जनता के सामने आने लगी। परिणाम स्वरूप आम जनता धर्म के वास्तविक आदर्श को भूलकर जादू टोने तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा। धर्म के नाम पर बने संप्रदायों में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनका प्रदर्शन की सिद्ध समझना जानने लगा। जहाँ बौद्ध धर्म महायान, हीनयान, ब्रजयान, मंत्रयान आदि शाखाओं में बट गया, वहीं हिंदू धर्म भी वैष्णव, शक्त और शैव मतों में विभाजित हो गया। धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला बढ़ता गया। मानव के नैतिक स्तर में गिरावट आई। धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास और आडंबरों का बोलबाला रहा। धार्मिक स्थल व्यभिचार और लोभ के क्रियास्थल बन गए। हिंदू धर्म पूर्णतः पतन की ओर अग्रसर हो गया। आपसी कलह के कारण इस्लाम धर्म का परिवेश भी इस युग की बड़ी घटना है। सिद्धनाथ और जैन के हिंदू धर्म पूर्णतः पतन की ओर अग्रसर हो गया। आपसी कलह के कारण इस्लाम धर्म का परिवेश भी इस युग की बड़ी घटना है। सिद्धनाथ और जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्यिक रचनाएं की। खंडन, मंडन, हठ योग और श्रृंगार परक रचनाएं इस युग के धार्मिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों के विचारों ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस युग की धार्मिक परिस्थितियां भी अव्यवस्थित एवं प्रतिकूल थी। चौथा, आदिकाल की आर्थिक पृष्ठभूमि। इस युग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे बड़े राज्यों का पोषण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था, अभी तो इन्हें जागीर दी जाती थी। इस समय समाज दो वर्गों में बांटा हुआ था तथा उत्पादक
और उपभोक्ता उत्पादक वर्ग को समाज में ही दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वो श्रम करते थे। उपभोक्ता वर्ग सुख से रहता था, इसीलिए उनका संबंध उच्च वर्ग के साथ माना जाता था। कवि और चारण भी उच्च वर्गों के अनुकूल साहित्य की रचना करते थे। कृषक को साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला। धार्मिक साहित्य में भी कृषक जीवन की पीड़ा और संकट को अभिव्यक्त नहीं किया गया। आर्थिक गतिविधि के तौर पर व्यापार का हास्य हो रहा था। व्यापार के पतन से नगर उजाड़ हो गए। भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाहर कहीं भी बाजार नहीं रह गया था। नगरों के हास्य से अखिल भारतीय संपर्क सूत्र कमजोर हो रहा था। विकास से जिस प्रकार से सामान्य संपर्क भाषा का विकास होता है, उस भाषा का विकास स्वाभाविकता से नहीं हो पाया और भाषा का स्वरूप भी स्थानीय हो गया। पांचवा, आदिकाल की संस्कृत पृष्ठभूमि। इस समय भारत की एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रतिक्रिया में था। मिश्रित संस्कृत अभिप्राय है कि अनेक धाराओं उसमें आकर मिली और मिलकर लय हो गई। भारतीय संस्कृत और मुस्लिम संस्कृत का संपर्क बढ़ रहा था। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म और संस्कृत को एक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार मिला था। उस समय छोटे बड़े भेदभाव खत्म होकर नए विचारों से देशभक्ति हर एक के मन में पनपने लगी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाओं में जाति गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ने लगा। संगीत, भव्य निर्माण वस्तु आदि सभी कलाओं में मुस्लिम संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के हास्य तक इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। छठा, आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि। इस समय की साहित्यिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज, राजनीतिक, धर्म और अव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साहित्य में तीन धाराएं प्रचलित थी। प्रथम संस्कृत भाषा, दूसरी प्राकृतिक और अपभ्रंश की तथा तीसरी हिंदी भाषा। 9वीं से 11वीं शताब्दी में कन्नौज और कश्मीर साहित्य रचना के केंद्र में रहे। इसी बीच वहीं आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक सामने आए। इस समय अपभ्रंश धर्म की भाषा और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा थी। इस काल का साहित्य राजा, धर्म तथा लोक तीन हिस्सों में विभाजित हो गया था। राजा के साहित्य में वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ शामिल है, जो धर्म साहित्य में सिद्धनाथ और जैन जैसे मुनियों की रचनाएं आती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति का श्रृंगारिक साहित्य एवं अमीर खुसरो का मनोरंजनात्मक साहित्य रखा जाता है। इस तरह आदिकाल का साहित्य संपूर्ण विविधताओं से भरा हुआ था। निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि इस युग के साहित्य पर आदिकाल की सभी परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस समय राजनीतिक वातावरण अस्थिर था। समधर्मों के मूल्य बदल रहे थे। हिंदुओं की शिल्पकला से बाहरी आक्रमणकारी अचंभित थे और भाषा विकास के पथ पर अग्रसर थी।